कैसे होती है, हमारा हृदय कैसे काम करता है, उत्सर्जन क्या है, कृत्रिम वृक्क क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है जैव प्रक्रम, ये मुख्य रूप से जीव विज्ञान का टॉपिक है और इसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार जो जीव हैं, सजीव, निर्जीव, इसमें अंतर कैसे किया जाता है और कौन कौन सी जैव प्रक्रियाएं होती हैं जो सजीवों में होती हैं। हम सजीव और निर्जीव में अंतर कैसे करते हैं। जैसे हम किसी कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि वो सजीव है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तब भी क्या हम ये सोचेंगे कि ये सजीव हैं? लेकिन हम ये कैसे जानेंगे? हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? हम में से कुछ लोग कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां हरी नहीं होकर अन्य रंग की होती हैं। वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सजीव हैं। दोस्तों, हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। या तो ये वृद्धि संबंधी होती है या अन्य गतियां होती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। कुछ जंतु सांस लेते हैं लेकिन गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, फिर भी वो सजीव होते हैं। इसलिए दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा कुछ गतियां बहुत ही सूक्ष्म स्केल पर होती हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, फिर भी वो सजीवों की श्रेणी में आती हैं। और दोस्तों, बात ये उठती है कि जीवन के लिए आणविक गति क्यों आवश्यक है। तो आप जानते हैं कि सजीव की रचना सुसंगठित होती है, उसमें ऊतक होते हैं। पहले तो कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते हैं और कोशिकाओं में भी छोटे छोटे घटक होते हैं। और सजीव की यह संगठित और सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। लेकिन यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए जीवों के शरीर को मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। इसलिए उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। और आज हम ये समझेंगे आज की वीडियो में कि सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन कौन से हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। दोस्तों, जीवों का अनुरक्षण कार्य लगातार होना चाहिए। यह उस समय भी चलता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब हम सो रहे होते हैं अथवा कक्षा में बैठे होते हैं तो उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलते रहना चाहिए। और वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में कोशिकाओं में लगातार क्षति होती है, टूट फूट होती है और इसको रोकने के लिए ही अनुरक्षण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई न कोई प्रक्रम होना चाहिए। और इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन या शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर करता है। इसलिए अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। जीवों में पोषण की जो प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों, वो अलग अलग होती हैं। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं होता है, इसलिए ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत कई प्रकार के होते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। दोस्तों, विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी होते हैं। और इसके लिए अभिक्रियाएं, अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन भी हम ग्रहण करते हैं और ये कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग किया जाता है, जिसको कि श्वसन कहा जाता है। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनकी पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, इसलिए इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों के आदान प्रदान करने के लिए,
या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बड़ा होता है, शारीरिक अभिक्रियाएं जटिल हो जाती हैं, तो ऐसे में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती हैं। इसलिए साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग विशेषीकृत हो जाते हैं और इन विशिष्टीकृत ऊतकों में और जीव के शरीर में उनके संगठन से हम परिचित हैं। और आप जानते हैं कि भोजन और ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकरण ऊतकों का कार्य होता है। परंतु इसमें एक समस्या ये पैदा होती है कि भोजन और ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा होता है, लेकिन शरीर के सभी भागों को उनकी आवश्यकता होती है। और इस स्थिति में भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक वहन तंत्र या ढोने वाले तंत्र की आवश्यकता होती है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत और ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उप उत्पाद बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि हानिकारक भी होते हैं। तो ये अपशिष्ट पदार्थ जो हैं, इनको शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी है और इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। दोस्तों, जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में आइए हम जानते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं शरीर में होती हैं। पहली प्रक्रिया है पोषण या न्यूट्रिशन। दोस्तों, जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं करते हैं तो हमारे शरीर के क्रम की स्थिति अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि हम केवल काम करते हैं तभी भूख लगती है या ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हम बैठे भी रहते हैं तो थोड़ी देर के बाद हमें भूख लग जाती है। और ऊर्जा का जो स्रोत होता है, यानी जो पदार्थ हम ऊर्जा के लिए खाते हैं, उसे भोजन कहा जाता है। आइए जानते हैं, समझते हैं कि सजीव जो हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सभी जीवों में ऊर्जा और पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान होती है, लेकिन इनकी आपूर्ति की विधि जो है वो अलग अलग होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी होते हैं। इनमें स्वपोषी जीवों में सभी हरे पौधे और जीवाणु आते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर ये आश्रित होते हैं। जंतु और कवक विषमपोषी जीवों में शामिल किए जाते हैं। आइए जानते हैं पोषण के प्रकार में स्वपोषी पोषण क्या होता है। दोस्तों, स्वपोषी जीव की एक कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। स्वपोषी सभी हरे पौधे इसमें शामिल होते हैं और आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में ये पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं और कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते। उन्हें मंड या स्टार्च के रूप में पौधों द्वारा संचित किया जाता है और ये आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार इसे प्रयुक्त किया जाता है और इसी प्रकार की स्थिति या इसी प्रकार का पोषण हमारे अंदर भी देखा जाता है कि जो भोजन हम करते हैं वो सब ऊर्जा में नहीं बल्कि कुछ हमारे अंदर ऊर्जा में संचित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है या ये देखिए, सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सभी हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज और जल का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है, पूरी प्रक्रिया वो किस प्रकार से घटित होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है और जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। और ये जरूरी नहीं है कि ये जो स्टेप होते हैं तत्काल एक के बाद दूसरा हो। जैसे मरुद्भिद पौधे या जो रेगिस्तानी पौधे हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। दोस्तों, ये
पूरा घटक जो होता है, अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी होता है। आप जानते हैं कि पौधों की कोशिकाओं में हरे रंग के जो बिंदु दिखाई देते हैं, ये कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट कहे जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण में मदद करके पौधों को भोजन बनाने में सहायता करता है। दोस्तों, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, आइए जानते हैं। हमने रंध्र की चर्चा की थी। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इनको रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है, इसलिए जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों को खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य होता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, और इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जो खुला और बंद रंध्र कोशिकाओं को दर्शाया गया है। दोस्तों, उपरोक्त क्रियाकलाप में हम देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो स्वपोषी जो होते हैं, स्वपोषी जो हरे पौधे होते हैं, अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति जो है स्वयं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। देखिए, उनकी जो जड़ें होती हैं मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से आवश्यक ऊर्जा पदार्थों का शोषण करती हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, अन्य पदार्थ मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए किया जाता है, और इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है, और उन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। स्वपोषी पोषण के बाद आइए जानते हैं विषम पोषी पोषण क्या होता है। दोस्तों, प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होता है। भोजन के स्वरूप और उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि भी अलग अलग होती है। तो इसके अतिरिक्त जीव के भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या है, उस पर भी ये निर्भर करता है। जैसे भोजन स्रोत अचल है, जैसे कि घास, गतिशील है हिरण, तो दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका अलग अलग है। तो इस प्रकार से विषम पोषी पोषण में देखिए कि फफूंदी, इष्ट और मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं और उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जीव किस प्रकार भोजन का अंतर ग्रहण करता है और उसके पाचन की विधि क्या होती है, ये सब उसके शरीर की रचना और कार्यशैली पर निर्भर करता है। घास, फल, कीट, मछली और मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप जानते होंगे कि कुछ अन्य पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, और ये पोषक युक्त अमरबेल में, किलनी में, जू में, लीच और फीताक्रिम में कई जीवों में प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए एक चित्र के द्वारा अमीबा में किस प्रकार से पोषण प्राप्त किया जाता है। वो अपने पादाभ या कूटाभों के द्वारा भोजन अंतर ग्रहण करता है और खाद्य कणों को पचाकर ऊर्जा प्राप्त करता है। दोस्तों, जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, तो भोजन और उसके अंतर ग्रहण की विधि अलग अलग होती है, इसलिए जीवों में पाचन तंत्र अलग अलग होता है। एक कोष की जीवों में भोजन पूर्ण सतह से लिया जाता है। जीव की जटिलता बढ़ने के कारण ये जो कार्य होता है विशिष्ट अंगों द्वारा किया जाता है। अमीबा एक कोष की प्राणी है, और हमने बताया कि कूटाभ या पादाभ के द्वारा ये अपना भोजन लेता है। और लेकिन जो मनुष्य होता है या बहुकोषीय प्राणी होते हैं, उसमें भोजन या पोषण की प्रक्रिया अलग होती है। मनुष्य में पोषण जो है, आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है, और इस नली के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, और पाचन और ऊर्जा में परिवर्तन के द्वारा वो जो भोजन होता है हमें ऊर्जा देता है। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं और जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो भोजन का प्रक्रम से गुजरना होता है, जिससे वह छोटे छोटे कणों में बदलता है। हम दांतों से चबाकर पूरा करते हैं। आहार का आस्तर बहुत कोमल होता है। भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो। भोजन को गीला करने में और सुपाच्य बनाने में लार ग्रंथियों का या लाला रस का योगदान होता है।
जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल संरचना होती है। उसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, और जैव उत्प्रेरक जिनको कि हम एंजाइम कहते हैं उनके द्वारा इस भोजन का पाचन होता है और वे सरल पाचन योग्य अणुओं में उसको तोड़ देता है। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति होती है, उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए जरूरी होती है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस द्वारा लिया जाता है। आमाशय एक बड़ा अंग होता है, भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की पेशी भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। दोस्तों, ये जो पाचन प्रक्रिया होती है आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा होती है, और यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सन और श्लेष्मा का स्रावण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है और पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वयस्कों में एसिडिटी अथवा अम्लता होती है, और ये अम्लता अम्ल की मात्रा बढ़ने के कारण होता है। दोस्तों, आमाशय से जो भोजन होता है क्षुद्रांत में या छोटी आंत में पहुंचता है, और क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ये बहुत अधिक कुंडलित होती है और थोड़े से स्थान में स्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है, और मांस का पाचन सरल है, इसलिए बाघ जैसे मांसाहारी की छोटी आंत छोटी होती है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन जो है क्षुद्रांत में होता है, यानी छोटी आंत में। इस कार्य के लिए ये यकृत और अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है और इसमें कई एंजाइमों की क्रिया के लिए उसको क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से पित्त रस का श्रावण होता है और वसा पर क्रिया करने के अलावा क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित करता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये साबुन के मैल पर इमल्सीकरण की तरह है। और अग्नाशय अग्नाशयिक रस का श्रावण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, और इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है, और इसमें जो एंजाइम उपस्थित होते हैं अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। कितनी लंबी प्रक्रिया होती है ये भोजन पचने की। तो पचा हुआ भोजन को आंत्र की भित्ति जो है आंत की भित्ति अवशोषित करती है। क्षुद्रांत के अतिरिक्त स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिनको दीर्घरोम कहा जाता है। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, और जब ये भोजन अवशोषित कर लिया जाता है तो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, और इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है, नए ऊतकों के निर्माण के लिए और कुछ ऊतकों की मरम्मत के लिए होता है। जो बिना पचा हुआ भोजन है वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण करते हैं और अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है, और ये वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए किस तरह एक लंबी प्रक्रिया होती है जिससे कि हम भोजन करते हैं, जो हम भोजन करते हैं उसे किस प्रकार से पाचन किया जाता है शरीर द्वारा, और ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार से होता है। एक विशेष जानकारी दंत क्षरण या दांतों के क्षरण होने के बारे में। दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल और डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। इसका प्रारंभ तब होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, तब इनेमल जो है मृदु या विखनिजीकृत हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका जो हमारे खाने के कण होते हैं उनके साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं, और जो दंत प्लाक बन जाता है वो दांतों को ढक लेता है। इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दांतों की सतह पर नहीं पहुंच पाते हैं, और इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करें भोजन के उपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लांक को हटाया जाता है। और यदि बहुत लंबे समय तक इसका उपचार न किया जाए तो सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं जो जलन और संक्रमण भी पैदा करते हैं।
जैव प्रक्रम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया श्वसन की है। श्वसन क्या होता है, ये किस प्रकार से आवश्यक होता है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पोषण के बारे में आपने जान लिया। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग कई प्रकार के जैव प्रक्रमों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं और सभी अनेक जीवों में ये विधियां अलग अलग होती हैं। कुछ जीवों में जो है क्या होता है कि ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। कुछ अन्य जीव दूसरे तरीके का प्रयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयोग नहीं होती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो देखिए, ये प्रक्रम जो है बहुत श्वसन की प्रक्रिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। देखिए, ग्लूकोज यहाँ पर विभिन्न पथों द्वारा किस प्रकार ग्लूकोज का खंडन होता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु होते हैं और पायरुवेट में 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा होते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ईस्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की अभाव में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा निकलती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा का निष्कर्षण होता है। दोस्तों, कोशिकीय श्वसन द्वारा जो ऊर्जा निकलती है एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। दोस्तों, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है और ये एटीपी के विखंडन से निश्चित मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो कोशिका के अंदर होने वाली जो अंदर की प्रक्रियाएं होती हैं उनको चलाती है। एटीपी क्या होता है, तो दोस्तों अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा के रूप में काम करती है और श्वसन प्रक्रम में जो ऊर्जा निकलती है उसका उपयोग एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने का कार्य किया जाता है। बैटरी किस प्रकार से उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, तो उसी प्रकार से क्या होता है कि कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। वायवीय श्वसन जो होता है दोस्तों वो ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, इसलिए वायवीय जीवों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण किया जा रहा है कि नहीं। तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि रात में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान होता है। दिन में श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग कर ली जाती है, इसलिए कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है और इस समय ऑक्सीजन निकलना मुख्य घटना होता है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए कई प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। स्थलीय जंतु वायुमंडल ऑक्सीजन लेते हैं। जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में घुली हुई ऑक्सीजन उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। जो जीव जल में रहते हैं वो जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा में बहुत कम होती है। जलीय जीवों के श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा तेज होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। स्थलीय जीव क्या करते हैं, श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और भिन्न भिन्न अंगों द्वारा, ये शरीर के अंगों द्वारा ऑक्सीजन का अवशोषण होता है और ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है जब, तो सभी अंगों द्वारा इसका अवशोषण किया जाता है। दोस्तों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, इसलिए ये सतह बहुत पतली और मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से ये शरीर के अंदर अवस्थित होती है, इसलिए इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहां ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर जाने के लिए एक क्रियाविधि होती है। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है। नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा छन्नी कर ली जाती है। शरीर में धूल और दूसरी अशुद्धियां नहीं जाने पाती हैं। और ये वायु देखिए कैसे, तो ये वायु जो होती है गले द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है और गले में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं और ये निश्चित करते हैं कि वायु मार्ग जो है उसमें कोई रुकावट न हो। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है और अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंगीकृत हो जाता है। इसको कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय होता है
कोशिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है और जब हम सांस लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं, डायफ्राम चपटा हो जाता है और इसके द्वारा वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है और इसके कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कोशिकाओं में भर लेती है। रुधिर जो है शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कोशिका जो होती है रुधिर वाहिका का रुधिर कोशिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है और श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, विषण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होता है, उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है और ये वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और इसी से ऑक्सीजन का परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। एक विशेष जानकारी आपको बता दें दोस्तों कि तंबाकू का सीधे उपयोग या सिगार या सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के रूप में किसी भी उत्पाद का प्रयोग हानिकारक है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़ों, दिल और लीवर को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसी बीमारी और कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए प्रमुख जोखिम कारक है। भारत में गुटखा सेवन से मुख्य कैंसर की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसलिए तंबाकू उत्पादों का प्रयोग करना जो है किसी के लिए सही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, धूम्रपान भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि फेफड़ों का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। ये सीलिया सांस लेने के समय अंदर जाने वाली वायु में रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती हैं। धूम्रपान करने से ये बालों जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है जो संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बनता है। दोस्तों, आइए जानते हैं वहन क्या होता है, मानव में किस प्रकार से वहन होता है। रुधिर, भोजन, ऑक्सीजन और वर्ज्य पदार्थ या जो खराब पदार्थ हैं वो हमारे शरीर में वहन करता है। जो रुधिर होता है ये मुख्य वहन का कार्य करता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। आप जानते हैं रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, इसको प्लाज्मा कहा जाता है। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को आप जानते हैं लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं और बहुत अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है और इसके लिए एक पंपन यंत्र या पंप करने वाले यंत्र की आवश्यकता होती है जो कि रुधिर या रक्त को सभी ऊतकों में भेज सके और एक तंत्र को जो ये सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में कभी टूट फूट हो जाती है तो उसकी मरम्मत करे। दोस्तों, हमारा जो पंप होता है वो हमारा हृदय होता है। ये एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। रुधिर को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करना होता है, इसलिए ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। इसकी संरचना जटिल होती है, यानी ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। इसके लिए हृदय जो है रक्त को पंप करने का कार्य करता है। तो कुल मिलाकर जो है हृदय जो है लगातार धड़कता रहता है, थोड़ी देर ये विश्राम भी करता है और आप जानते हैं फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है और इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। और पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है ये बहुत लाभदायक होता है क्योंकि अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, आप जानते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान पर निर्भर होता है।
जल स्थल या बहुत से सरीसृप होते हैं, इनमें 3 कोष्ठ का हृदय होता है और ये ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलाना भी सहन कर लेते हैं। मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है, जहां से ऑक्सीजनित होता है सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है और दूसरे और कशेरुकी जीवों में प्रत्येक चक्र में ये 2 बार हृदय में जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। रक्तदाब या ब्लड प्रेशर, देखिए रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगाता है उसको रक्तदाब कहा जाता है। ये दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय संकुचन जो है उसके दौरान, निलय अनुशीतलन के दौरान धमनियों के अंदर का दाब हो जाता है। सामान्य प्रंकुचन दाब लगभग 120 mm पारे और अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm पारे के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए किस तरह से मापक द्वारा जो है ये रक्त के दाब को मापा जा रहा है। दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर एक यंत्र होता है जिससे कि रक्तदाब को नापा जाता है। उच्च रक्तदाब में अति तनाव उत्पन्न होता है। इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना होता है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है जिससे धमनी फट सकती है और आंतरिक स्रवण हो सकता है। नलिकाएं या रुधिर वाहिकाएं, दोस्तों धमनी वे रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होता है। किसी अंग या ऊतक में तक पहुंचकर धमनी जो है छोटी छोटी वाहिकाओं में बंट जाती है जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति 1 कोस की मोटी होती है और रुधिर और आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली पत्ती के द्वारा होता है। प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण, दोस्तों इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना आरंभ हो जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति पे सोचिए जब हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लगे तो तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम करने के लिए जो है पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी लाई जाती है। इसको रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उस मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। दोस्तों रुधिर के अलावा एक अन्य द्रव होता है जिसको लसिका कहा जाता है। ये भी वहन में सहायता करता है। ये एक तरल ऊतक होता है। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतराकोश की अवकाश में आ जाते हैं और तरल ऊतक तथा लसिका का निर्माण करते हैं। ये रुधिर के प्लाज्मा की तरह है लेकिन ये रंगहीन और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। तो पचा हुआ और क्षुद्रा लसिका जो है ये लसिका कोशिकाओं में चला जाता है और आपस में मिलकर ये बड़ी लसिका कोशिकाएं बनाती हैं। और देखा जाए तो तरल का बाह्य कोश की अवकाश से वापस रुधिर में ले जाना लसिका द्वारा होता है। मनुष्य में परिवहन के बाद आइए जानते हैं पादपों में परिवहन। दोस्तों पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सरीखे सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त विशेष अंगों से पत्तियों में करते हैं। पादप शरीर निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे खनिज लवण मृदा में निकटतम प्रचुरतम स्रोत होते हैं और इनका उपयोग वो जड़ों द्वारा करते हैं। मृदा के संपर्क में आने वाले अंगों में यदि क्लोरोफिल युक्त अंगों की दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा और कच्ची सामग्री पादप शरीर के विभिन्न भागों में आसानी से विसरित हो सकती है। दोस्तों जो पादप वहन तंत्र होता है पत्तियों में भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ और जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है और एक जाइलम होता है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन होता है। दूसरा फ्लोएम होता है जो पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद से पौधों के अन्य भागों तक भोजन पहुंचाता है। तो देखिए जाइलम जो होता है ये जल का परिवहन करता है। फ्लोएम जो होता है याद रखिएगा ये फूड का परिवहन करता है। जल का परिवहन तो जाइलम जो होता है ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों के आपस में जुड़कर जल वाहिकाओं का एक जाल बनाता है और जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में होती हैं, सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। दोस्तों होता ये है
कि जो अंतर होता है, एक अंतर होता है मृदा के जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर होता है। इसको समाप्त करने के लिए मृदा से जड़ जल में प्रवेश कर जाता है और जल अनवरत गति से जड़ से जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। हम जिन पादपों की ऊंचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं होता है। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और भी युक्त या व्यवस्था करते हैं। दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया होती है। तो वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण और जल से पत्तियों तथा जल में विलेय खनिजों के ऊपरमुखी गति में सहायक होता है, जिससे कि जल जो है पौधों को ऊपर तक पहुंचता है। भोजन और दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? दोस्तों, उपापचयी प्रक्रियाओं के उत्पाद विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होते हैं और पादप के अन्य भागों में भेजे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है और ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों और वृद्धि वाले भागों में लाए जाते हैं। जाइलम द्वारा जल का परिवहन किया जाता है। फ्लोएम द्वारा फूड या प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो बनाया गया भोजन होता है उसको परिवहन किया जाता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए वसंत में जड़ और तने के ऊतकों में जो भंडारित शर्करा होती है उसका स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिसको वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आइए महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम उत्सर्जन के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा श्वसन में जनित वर्ज्य पदार्थों से कैसे छुटकारा पाते हैं। इसमें क्या होता है कि उपापचयी क्रियाओं में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को निकालना जरूरी होता है और ये वर्ज्य पदार्थ निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। विभिन्न जंतु इसके लिए कई प्रकार की युक्तियां अपनाते हैं। बहुत से एक कोशिकीय जीव अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं और जटिल बहुकोशिकीय जीवों में यह कार्य करने के लिए विशेष प्रकार के अंग होते हैं। मानव में उत्सर्जन के लिए दोस्तों एक जोड़ा वृक्क होता है, एक मूत्र वाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। वृक्क उदर की रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ ये मूत्राशय में आ जाता है और यहाँ एकत्र रहता है जब तक ये मूत्र मार्ग से निकल नहीं जाता है। दोस्तों, मूत्र बनने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य रुधिर में से जो खराब पदार्थ हैं उनको छानकर बाहर निकालना है। फुफ्फुस में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी जो खराब पदार्थ होते हैं यूरिया या यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक फुफ्फुस की तरह बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ में एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है और यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। प्रत्येक वृत्त में ऐसे अनेक निस्यंदन या छन्नी वाले एकक होते हैं जिनको कि नेफ्रॉन कहा जाता है। दोस्तों, तो इस प्रकार से जो देखिए कि वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित होता है और जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। मूत्राशय पेशी होता है, इसलिए तंत्रिका नियंत्रण में होता है और तंत्रिका के नियंत्रण में होता है, जिसके कारण हम प्राय मूत्र की निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। दोस्तों, कृत्रिम वृक्क या अपोहन, जिसको कि डायलिसिस कहा जाता है, ये क्या होता है? तो अपोहन जो है इसके द्वारा क्या होता है कि कृत्रिम वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से निकालने के लिए ये एक कृत्रिम विधि होती है। अगला है दोस्तों पादपों में उत्सर्जन। मनुष्य में उत्सर्जन आपने देख लिया, पादप में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। तो पादप उत्सर्जन जंतुओं से अलग होता है। प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन बनती है अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। और पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा जाते हैं। पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी करते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोश की रिक्तिका में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रखते हैं और अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन और गोंद के रूप में भी पुराने जाइलम में संचित होते हैं।
और ये अपने आसपास की मृदा में भी उत्सर्जित करते हैं। दोस्तों, अंगदान क्या होता है? अंगदान एक उदार कार्य है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से काम नहीं कर रहा हो। ये दान देने वाले और उनके परिवार वालों की सहमति द्वारा किया जा सकता है। अंग और ऊतक दान में दानदाता की उम्र और लिंग मायने नहीं रखता है। प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति के जीवन को बचा या बदल सकता है, और जो लेने वाला अंग खराब अथवा बीमारी या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाए तो अंग प्रत्यारोपण आवश्यक होता है। अंगदान में किसी एक व्यक्ति के शरीर से शल्य चिकित्सा के द्वारा अंग निकालकर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। सामान्य रूप से जो प्रत्यारोपण होता है उसमें आंखों की कार्निया, गुर्दा, दिल, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत और अस्थि मज्जा शामिल होते हैं। दोस्तों, अधिकांश अंगदान ऊतक जो है दानदाता की मृत्यु के ठीक बाद होते हैं या जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को मृत घोषित करता है तब। लेकिन कुछ अंग जैसे गुर्दा, यकृत का कुछ भाग, फेफड़े, इन ऊतकों का दानदाता के जीवित रहने पर भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो एक लंबी वीडियो रही जीव विज्ञान से संबंधित। ये था जैव प्रक्रम। इस अध्याय में आपने क्या जाना, क्या सीखा, उसको आइए शार्ट में देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार की गतियों को जीवन का सूचक माना जाता है। जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन शामिल होता है। स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल कार्बनिक पदार्थ लेकर बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे ऊर्जा का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। विषम पोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। मनुष्य में खाए गए भोजन का विखंडन भोजन नली के अंदर कई चरणों में होता है और पचे हुए भोजन का क्षुद्रांत से अवशोषण कर शरीर की सभी कोशिकाओं में भेजा जाता है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन होता है, जिससे एटीपी का उपयोग कोशिका में होने वाली अन्य क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, श्वसन वायवीय या अवायवीय हो सकता है। जो वायवीय श्वसन होता है उसमें जीव को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन और उत्सर्जित उत्पाद पदार्थों का वहन परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। दोस्तों, उच्च विभेदित पादपों में जल, खनिज लवण, भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन संवहन ऊतक का कार्य होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य में उत्सर्जित उत्पाद विलेय नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में वृक्क में विक्राणु अथवा द्वारा निकाले जाते हैं, और पादप या पौधे अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए विविध तकनीकों का प्रयोग करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ कोशिका की रिक्तिका में संचित कर लिए जाते हैं, जो गोंद और रेजिन के रूप में और गिरती पत्तियों द्वारा दूर किए जाते हैं। ये अपने आसपास की मृदा में भी जो है उत्सर्जित पदार्थों को निकाल देते हैं। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।